हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली सीरीज 1.0, जिसका एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 1 क्या कह रहे हैं? आज पहला पॉइंट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता। पहला पॉइंट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ये इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग जिसको हम बोलते हैं कार्बन 14 यानी कार्बन 14 बोलते हैं, के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य था। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर क्या था हमारे पास? हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब देखो, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी? 1921 के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये कार्बन पद्धति C14 के आधार पर इसका कालक्रम क्या है? कालक्रम बेटा ध्यान रखना है 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य था। अगला पॉइंट है हमारे पास मोहनजोदड़ो। क्या है हमारे पास? मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है हमारे पास? मोहनजोदड़ो। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है कालीबंगा। क्या आ रहा है? कालीबंगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, जिसका अर्थ होते हैं काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से हमें देखो, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, किसके हुए? भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। हमें यहाँ पर क्या क्या मिले? हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। और यहाँ पर कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952-53 में। कब की थी? 1952-53 में। अगला पॉइंट हमारे पास है धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो तीनों स्तरों में विभाजित है। यानी ये कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ये नगर है। कैसा है? एकमात्र नगर है जो तीनों स्तरों में विभाजित है। यानी यहाँ पर दुर्ग भी है, मध्यम नगर भी है और निचला नगर भी है। धोलावीरा धोलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीकों का पता चलता है। यानी धोलावीरा में हमें जल संरक्षण, जल का बचाव के लिए हमें संबंधित उत्कृष्ट तकनीकी का पता चलता है। अगला पॉइंट है हमारे पास लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ये भोगवा नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हुए थे? यहाँ से मनके बनाने के प्राप्त हुए थे। ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला हमारे पास टॉपिक है मूल कर्तव्य। अगला हमारे पास टॉपिक क्या? मूल कर्तव्य। देखिए, हम मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ये कह रहे हैं भारत के मूल संविधान है ना, उसके अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी हमारे पास? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की के आधार पर संविधान के भाग 4A के अंदर कहाँ पर जोड़ा था? संविधान के भाग 4A में, जहां पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। शुरुआत में कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10।
देखो इसका कहने का मतलब है जो हमारा संविधान है, मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 में कांग्रेस के द्वारा एक समिति बनी थी जिसका नाम है सरदार सवर्ण सिंह समिति। कि इसके आधार पर संविधान के भाग 4 ए के अंदर ए में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब ये देखो, ये कह रहा है 86वें संविधान संशोधन हुआ था 86वां 2002 में। कब हुआ था? 2002 में, जहां पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। देखो मूल कर्तव्य के बारे में वापस से एक बार देखते हैं वन शॉट। मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, यानी संविधान के संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया था। कब? 1976 के अंदर एक समिति बनी थी कांग्रेस ने जिसका नाम था सरदार सवर्ण सिंह समिति। के आधार पर संविधान के भाग 4 ए के अंदर जोड़े थे। उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10। कितने जोड़े हुए थे? 10। परंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंदर 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहां से लिए गए? सोवियत संघ रूस से। अगला हमारे पास पॉइंट है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। इनकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पत्रिका। क्या नाम है इसका? पत्रिका। पत्रिका का नाम ध्यान रखना बेटा, कॉमनवेल्थ। क्या नाम है इसका? कॉमनवेल्थ। आपको एग्जाम आएगा, एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम बताओ कौन है? कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास कहां पर है? चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 के अंदर मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 के अंदर। इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। क्या नाम है? कॉमनवेल्थ। अगला हमारे पास नाम आ रहे हैं सरोजिनी नायडू। क्या नाम आ रहा है? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। ये ध्यान रखना, ये क्या थी? भारतीय महिला। परंतु प्रथम महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, परंतु प्रथम भारतीय महिला कौन है अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। ये कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन हुआ ना 1925 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू क्या है? भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी, प्रथम महिला राज्यपाल। इनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यानी सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं हम? 8 मार्च को। ये आपको ध्यान रखना, 8 मार्च। 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला आ रहा है हमारे पास अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है? प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 क्या कहते हैं? समान सिविल सहायता का उल्लेख। आर्टिकल 44 के अंदर क्या है कि समान सिविल सहायता का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4, इसके अंदर ये कह रहे हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है भाग 4। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसका? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। देखो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। परंतु मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। अब अगले हमारे पास 3 इंपोर्टेंट आर्टिकल आ रहे हैं। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। अब इसको याद रखने के लिए आपको नाम ध्यान रखना सरला। क्या नाम ध्यान रखना? सरला। देखो 79 के अंदर किसका उल्लेख है? संसद का। किसका उल्लेख है? संसद का। 80 के अंदर किसका उल्लेख है? आर्टिकल 80 राज्यसभा का उल्लेख है। जबकि 81 के अंदर किसका है? लोकसभा का उल्लेख। किसका है? लोकसभा का उल्लेख। देखो से को मतलब संसद, रे को मतलब क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ले को मतलब क्या हो जाएगा? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। तो आपको ध्यान रखना है 79, 80 और 81 इसके अंदर किसका उल्लेख है? सरला। सरला का मतलब हो गया संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए हमारे पास साइंस से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है रक्त। क्या नाम आ रहा है? रक्त। रक्त का मतलब होता है ब्लड। क्या गया? ब्लड। अब देखिए रक्त समूह की खोज वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। अब देखिए
रक्त के अंदर क्या गया, एक तो सर्वदाता रक्त समूह, यानी जो दाता मतलब देने वाला। अब एक O माइनस, O के ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, O माइनस। यहाँ देने वाले को हम क्या बोलते हैं, दाता। तो दाता कौन है हमारे पास, O माइनस। कौन है, O माइनस। जबकि सर्वग्राही को मतलब ग्रहण करने वाला कौन सा है, AB प्लस। कौन है, AB प्लस। अब वो इसके अलावा अगला पॉइंट है, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन ने की थी। किसने की थी, ल्यूवेन ने की थी। जबकि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हुक ने। जबकि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब एक बार वापस देख लो, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ग्लेन स्टीनर ने। सर्वदाता कौन है, देने वाला क्या होता है, O माइनस। सर्वग्राही यानी ग्रहण करने वाला कौन है, AB प्लस। अगला देखिए हमारे पास आ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अनुवांशिकता, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको ध्यान रखना, मटर वाले किसने की थी, मेंडल ने की थी। अब हम देखो अभी किसके बारे में पढ़ लेते हैं, रक्त के बारे में। रक्त है ना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। जिसका पीएच मान क्या होता है, 7.4। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने, किसने की थी, सोरेनसन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो एक पीएच स्केल होती है, कहाँ से होते हैं, 0 से 14, यानी इसके प्रास कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 14। बीचों बीच में आता है 7। 7 का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। क्या गया, उदासीन। और देखो 0 से लगाकर 7 से, ये इसके अंदर क्या होता है, अम्लीयता। क्या होता है, अम्लीय। और इधर क्या हो जाते हैं, क्षारीय। क्या हो जाते हैं, क्षारीय। 0 से 7 तक तो क्या होता है, अम्लीय। और 7 से आगे 14 तक क्या होता है, क्षारीय। जो 7 पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या होते हैं, उदासीन। तो इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये चारों। अगला आ रहा है हमारे पास सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का क्या है, एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, इस शब्द को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अर्थ क्या होता है, सत्य की जीत होती है। सत्य की क्या होती है, जीत। अगला देखिए, अब हम पढ़ेंगे 4 आश्रम। क्या पढ़ेंगे, 4 आश्रम। कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कितने आश्रम का उल्लेख है, 4 का। कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में, कहाँ पर है, जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद में इसका उल्लेख है। वर्ण भी कितने होते हैं, 4। वर्ण भी कितने होते हैं, 4। देखो 4 भी आश्रम होते हैं, 4 ही क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। देखो इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। कहाँ पर है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर है। कहाँ पर मिलते हैं, पुरुष सूक्त के अंदर इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलते हैं, ऋग्वेद के भी 10वें मंडल के अंदर। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। अब देखो 4 आश्रम पढ़ लिए हमने, 4 भी हमने क्या पढ़ लिए थे, वर्ण। अब हम क्या पढ़ते हैं, 4 धाम। क्या पढ़ते हैं, 4 धाम। ये ध्यान रखना है, 4 की हैट्रिक आ गई बच्चों। देखो बद्रीनाथ कहाँ पर आ गए, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। द्वारिका, द्वारिका कहाँ पर है, गुजरात में। द्वारिका कहाँ पर है, गुजरात में। पुरी, पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। ये क्या आता है, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। ये क्या है, 4 प्रमुख धाम है। कितने धाम है, 4 प्रमुख धाम। बद्रीनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। द्वारिका कहाँ पर है, गुजरात में। पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। रामेश्वरम कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। देखो 4 हमने आश्रम पढ़े थे, 4 ही हमने वर्ण पढ़े थे और 4 ही हमने क्या पढ़े थे, धाम। धाम के अंदर ध्यान रखना, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। अब आगे हमारे पास प्रमुख ग्रंथियां। क्या आ गई हमारे पास, प्रमुख ग्रंथियां, जो कि साइंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इस ग्रंथि से बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। यानी अग्नाशय ग्रंथि
किस ग्रंथि के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। देखो, हमने अग्नाशय के अंदर पढ़ा था, इस ग्रंथि से बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इंसुलिन की कमी से भी कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। और ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इस ग्रंथि के रस को क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड ग्रंथि, ये एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी है। थायराइड ग्रंथि क्या है? ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। जब आयोडीन की कमी होती है तब इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हास्यमाता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। एक रोग होता है जिसका नाम है हास्यमाता। हास्यमाता रोग है जो इसी ग्रंथि से क्या है? संबंधित। थायराइड के बारे में ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसी ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हास्यमाता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। देखिए, हमारे पास अगली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसी ग्रंथि से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बात है वृषण ग्रंथि। कौन सी वृषण ग्रंथि? ये एक नर जनन ग्रंथि है। कैसी है? नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि ये मेल के अंदर होती है। अब आती है एड्रिनल ग्रंथि। क्या है? एड्रिनल ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि को कहते हैं लड़ो या भागो ग्रंथि कहते हैं। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेसिन ने की थी। विलियम बेसिन व अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने की थी। किसने की थी? अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेसिन व नर्स स्टर्लिंग ने की थी। अब देखिए, हम पढ़ेंगे वेदों में नदियों के नाम। जो हमारे वेद थे उसमें नदियों के क्या क्या नाम थे? वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। वर्तमान नाम तो क्या है? झेलम। झेलम को पहले क्या कहते थे? वितस्ता नदी। क्या कहते थे? वितस्ता नदी कहते थे। वर्तमान में नदी का नाम है चेनाब नदी, जिसको क्या कहते हैं? अस्कनी। क्या बोलते थे? अस्कनी। वर्तमान में नदी का नाम है रावी, उसको बोलते थे प्रूसनी। क्या बोलते थे? प्रूसनी। सतलज, वर्तमान में तो नाम है सतलज, उसको क्या बोलते थे? सतुद्री। क्या बोलते थे? सतुद्री। वर्तमान में तो नाम है गंडक, जिसको क्या बोलते थे? सदानीरा। क्या बोलते थे? सदानीरा कहते थे। ये प्राचीन नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है वेदों में गाय को अगन्य कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदों में गाय को क्या कहते थे? अगन्य कहते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम 7 फेरों वाली सीरीज 1.0 का रिवाइज कर रहे हैं, जो कि ये कुमार गौरव सर के हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप इस सीरीज को आगे से आगे नेक्स्ट कंटिन्यू चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला हमारे पास पॉइंट है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी। कौन सा है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 के अंदर नैरोबी केन्या में की गई थी। 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? भी 5 जून को। प्रथम बार 1974 में मनाया गया था। कब मनाया था? 1974 के अंदर मनाया था। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नैरोबी केन्या के अंदर है। यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या के अंदर है। अगला आता है सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के अंदर। कहाँ पर किया गया था? स्वीडन के अंदर। अब देखिए, अब हमारे पास आते हैं कुछ देश जिनकी राजधानी आपको याद रखना है। स्वीडन, स्वीडन की कहाँ पर है? स्टॉकहोम। कहाँ पर है? स्टॉकहोम। डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ पर है? कोपनहेगन। कहाँ पर है? कोपनहेगन। तंजानिया, तंजानिया की क्या है? दोदोमा। कहाँ पर है? दोदोमा। मोरक्को, मोरक्को की कहाँ पर है राजधानी? रब्बात। कहाँ पर है? रब्बात। जर्मनी की कहाँ पर है? बर्लिन।
जर्मनी की कहाँ पर है, बर्लिन। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है।